अली बुखारी साहब, अभी खावर मनेका ने अपना जो फैसला वो चैलेंज किया है। मैंने उनसे सवाल किया है कि आपकी बेटी कुरान पे सर पे कुरान उठाकर कहती है कि मेरे वालिद साहब झूठ बोल रहे हैं। वो आगे से कहते हैं कि जो इनकी हराम की औलाद है उनके बारे में भी सवाल कर लिया करो। तो मैंने कहा जब वो बाहर आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका जवाब क्या है सर? लेकिन जी मनिका साहब से ऐसी बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है। जैसे उनके करतूत है वैसे ही वो उनकी शक्ल पे यहाँ है और वही कुछ वो बोलते हैं। हम कम से कम बिलो दी बेल्ट नहीं जाते हैं और ना हमें ये तहजीब सिखाई, ना हमारे लीडर इमरान खान साहब ने हमें कहा कि कभी बिलो दी बेल्ट जाएँ। लेकिन जो आपने बात की, जब उनकी अपनी बेटी कुरान पर हलफ उठा रही है तो उनको तो खुद ही डूब के मर जाना चाहिए। थैंक यू। हमारा ईसीपी के साथ एक, मैं कहता हूँ अब तो लीगल फटा चल रहा है, बहुत वसी पैमाने पे चला गया और ईसीपी के सारे कारनामे जो हैं वो अब सामने आ गए हैं। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। और जिस तरह पार्लियामेंट जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट है जिसमें ये फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हुए हैं, उनका करैक्टर, उनका बिहेवियर भी आपके सामने आ चुका है कि जब भी उनको कोई कहता है कि फॉर्म 45 ले आओ तो हिले बहाने करते हैं और कोर्ट ऑर्डर्स, ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स के बावजूद आज तक जो है वो फॉर्म 45 अपने जमा नहीं करा सके। जो उन्होंने जमा भी कराया वो उन्होंने आरओ ऑफिस से लाया और टेस्ट करके जमा करा दिए। तो ये सारी चीज़ें अंडर क्वेश्चन है, अंडर कंसिडरेशन है। और इसके अंदर ये हुआ कि आपने देखा कि ऑर्डिनेंस आया था एक, जिसमें रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई थी। वो हमने चैलेंज किया, वो ड्यूरिंग पेंडेंसी है, उसमें स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुझे। और उसके दौरान आपने देखा कि एक्ट आ गया। तो आज मैंने जो है इस एक्ट जो है 2024 का जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया, मैंने इसको भी आज चैलेंज किया, इसका अल्ट्रा वायरस को भी चैलेंज किया। साथ सेक्शन 151 ऑफ जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी वायरस भी चैलेंज किया, आज मैंने दायर कर दी है। अच्छा, अली बुखारी साहब, 45 इन्होंने जमा करवाए हैं, क्या वो फॉर्म और आपके फॉर्म सेम है? बिल्कुल भी नहीं है जी। हमने तो देर फर्स्ट से यही कहा था, ना फॉर्म 45, 46, 47 अपने जो रिटर्न कैंडिडेट जिसको ईसीपी ने कहा हुआ है उसने जमा ही अपने नहीं कराए। उसने कहा मैं आरओ से लेके आऊँ, टेस्टेड कॉपी आरओ वाली जमा करा दी, उसके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं। घर बैठे नोटिफिकेशन मिल गया और जाके वहाँ सामने ऐवान में झूठे हलफ कुरान उठा के बैठे हुए हैं। उनके पास तो फॉर्म ही कोई नहीं है। जो फॉर्म जमा कराए मैंने सारी टेस्टेड कॉपी ले ली है वहाँ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के हुक्म के मुताबिक सारी की सारी हमने टैली की हैं। और जो आरओ ने जमा कराई हैं, जो ईसीपी ने जमा कराई हैं, वही जो ईसीपी ने अपलोड की वही आरओ की निकाल के उन्होंने टेस्टेड कॉपियाँ जमा करा दी। इनको तो ओरिजिनल जमा कराने के कहा हुआ था फॉर्म 45, जो आज तक जमा नहीं कराए। कोर्ट ऑर्डर ही कंप्लाइंस नहीं कर सके, ना फॉर्म 45, ना 46, ना 47। और ज़रूरी बात, ईएमएस सिस्टम ना ईसीपी ने जमा कराया ना आरओ ने जमा कराया। तो ये भूल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो भी जमा होगा और उसके अंदर इन सब का कुछ दिनों की बात है। ये दूध का दूध और पानी का पानी लादा हो जाएगा। अच्छा अली बुखारी साहब, लास्टली बताइएगा कि आप सनत जवेद के वकील भी हैं और मियां अली शफाक भी आपके वकील हैं। कल से नून लीग का मीडिया आपके बारे में लिख रहा है कि आप अटार्नी जनरल के कमरे में गए हैं और सारी शराइत लिख के दी हैं कि जो मुलज़म है वो नेक्स्ट टाइम ये हरकतें नहीं करेगा, उसके बाद ही आपको रिलीफ मिला। उन्हें कहें जी कोई लिखा हुआ है तो बाहर लें, कहते हैं ना लिखा हुआ है, उन्हें कहें लिखा हुआ बाहर लेकर आ जाएंगे। और झूठ के पाँव नहीं होते, ना हाथ होते हैं, ना मुंह होता है, ना सर होता है। झूठ के बारे में एक ही चीज़ होती है कि झूठ। तो ये तो झूठ की पैदावार है। मैंने कहा यार जो झूठे हलफ, झूठे कुरान उठा सकते हैं उनसे आप क्या चीज़ वाहिद है? वो अल्लाह रसूल के नाम झूठे उठा लेते हैं, उनके बारे में क्या है? उनको तो अब मैं इससे आगे बात नहीं करता हूँ। उनको तो कुछ और भी कह दें तो वो झूठे वो भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें कहीं ले आए जी। आपको अगर आपका रिटर्न है कोई उठा के ले आए। उनकी लंगोटियाँ घसीट रहे हैं और जो है जो माल और गनीमत उनको मिल रहा है लूट रहे हैं, और क्या उनके पास ऐसी कोई बात भी नहीं है। और ना पार्टियों पे जो पीटीआई है वो दुनिया की 10 बड़ी तरीन पार्टियों में से है। अली बुखारी वोट से ज़्यादा उसने वोट उठाई हुई है। इनकी क्या औकात है? ये तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। आज फॉर्म 45 मांगता है जज, तो इनके सब के तैनाती को कैसे देखते हैं? डाक जजेस की तैनाती की वजह से सुप्रीम कोर्ट में इजलास हो रहा है। देखो यार, डाक जजेस के हद तक ना जो मेरा अपना लीगल व्यू है बड़ा क्लियर है। आप अगर आर्टिकल 187 को गो थ्रू करें और उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो डॉग जजेस की गुंजाइश वहाँ पर बनती है जहाँ पर कोरम पूरा ना हो। अब तो 17 की 17 सीटें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पूरी हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी वजह है नहीं कि आप डॉग जजेस लेकर आ रहे हैं। और डॉग जजेस लाने थे तो उसके अंदर फेवरेटिज्म का बहुत बड़ा आंसर है, इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। और आपने देखा कि 2 जजेस ने रिफ्यूज़ भी कर दिया। यार 3 महीने के अंदर तो जादुल हसन साहब भी गए हुए हैं घर, उनका नाम भी नहीं। लेकिन एनी ऑफ सम ऑफ द अदर जो है प्रिंसिपली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। और जब आपके 17 के 17 जजेस पूरे हैं, कोरम पूरा है, तो एडहॉक जजेस की कोई गुंजाइश नहीं बनती। अच्छा, तो जजेस कम होते ना, आपका पूरे नहीं हो रहे होते। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं बड़ी छोटी सी, कि आपको याद होगा तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर हुए कुछ अर्सा कबल, उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मैं सीनियरिटी में बहुत टॉप पे हूँ, मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। आपने खुद लिखा हुआ है अपने ख़त में, जो जब आप प्यूनी जज थे कि जनाब सीनियरिटी वाइज करना चाहिए, तो आज मैं बैठा हुआ हूँ, आप अपने ही खत की पासदारी कर लें।
और जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेशन के लिए मेरा नाम ही नहीं आया, मुझसे जूनियर लोगों के नाम आए और आपने देखा कि उनके खत को कोई किसी किस्म की कंसिडरेशन में नहीं रखा गया और वो रिटायर हो गए। तो ये पिक एंड चूज़ का मरला जब होगा, अदल इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होंगे यार। अच्छा।